हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फर्स्ट ईयर की क्लास ले रही हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें सब्जेक्ट से संबंधित पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तुम्हारी 2 बुक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तुम्हारी 2 बुक्स हैं। पहली फर्स्ट पेपर है तुम्हारा भौतिक भूगोल, ठीक है। और सेकंड पेपर आता है तुम्हारा राजस्थान का भूगोल, ठीक है। पहला टॉपिक तुम्हारा पहली जो बुक है वो तुम्हारी कौन सी है? भौतिक भूगोल। और दूसरी बुक है तुम्हारी राजस्थान का भूगोल। इन दोनों में से क्या है, तुम्हारे पेपर है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कितने कितने मार्क्स का होता है। तो पहला पेपर है वो आपका कितने का आता है? 75 का। और ऐसे ही सेकंड पेपर है वो भी 75 मार्क्स का आता है, ठीक है। इन दोनों के साथ में एक और होता है तुम्हारा प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल तुम्हारा कितने का होता है? 50 नंबर का, ठीक है। और टोटल मिला के तुम्हारा कितना हो जाता है? 200 मार्क्स का, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे क्या है 75 नंबर के तुम्हारे क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड पेपर होते हैं। 50 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। अब सबसे पहले ये देखना है तुम्हें कि पेपर है वो आता किस अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट जो तुम्हारी बुक है भौतिक भूगोल और दूसरी बुक है तुम्हारी राजस्थान का भूगोल। अब क्या है, सबसे पहले तुम्हारे सेक्शन होते हैं, जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, ठीक है। 3 सेक्शन आते हैं और तीनों सेक्शन में से तुम्हारे क्या है, तीनों सेक्शन में से प्रत्येक जो सेक्शन होता है उसमें तुम्हारे 3-3 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे टोटल करके तुम्हारे कितने होते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर के अंदर, ठीक है। एक पेपर में तुम्हारे कितने? 10 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले करना कैसे होता है वो मैं तुम लोगों को पहले बता देती हूँ, उसके बाद में ही मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो पहला जो एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर तुम्हारे क्या है, मैपिंग आएगी और न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारे क्या है, पहला क्वेश्चन होता है वो तुम्हारे लिए सबके लिए अनिवार्य होगा। जो पहला क्वेश्चन होता है वो तुम्हारे सबके लिए क्या होगा? अनिवार्य होगा, सबको करना अनिवार्य है। उसके बाद में तुम्हें क्या है 3 सेक्शन मिलेंगे, खंड ए, खंड बी, खंड सी, इस अकॉर्डिंग। और इन तीनों में क्या है 3-3 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा भौतिक भूगोल में, उसमें क्या होता है, जैसे मैपिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, मैपिंग के जो प्रतीक जिसे माना जाता है, जैसे भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल है, भौतिक यानी कि अपन को जो चारों तरफ से दिखाई देते हैं, जैसे मान लो कौन से देश में मतलब कौन सी जगह पे गंगा नदी है, कौन से पे नर्मदा है, कहीं पे ताप्ती भैरी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है वो इंडिया के वर्ल्ड के मैप में। तुम्हारे भौतिक भूगोल में तो कौन सा? विश्व का मैप आएगा। और राजस्थान में क्या है? राजस्थान का मैप आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे पहले 10 प्रतीक देंगे तुम्हें, ठीक है। 10 प्रतीक में से तुम्हें करने कितने होंगे? 5 करने होंगे। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देके बताती हूँ, जैसे गंगा नदी पूछ ली, ठीक है, या घास के मैदान पूछ लिए, घास के मैदान पूछ लिए, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें क्या है 10 टॉपिक मिलेंगे, 10 प्रतीक मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, या एशिया पूछ लिया, एशिया कहाँ पे है वर्ल्ड के मैप में, ठीक है, एशिया कहाँ पे है वर्ल्ड के मैप में। या इस तरीके से मैं तुम्हें उदाहरण देके बता रही हूँ कि ये इस तरीके से तुम्हें क्या है प्रतीक दिए जाएंगे। और उन प्रतीक तुम्हारे कितने होते हैं, कितने होंगे उसमें? 10 होंगे। और 10 में से तुम्हें कितने करने होंगे? 5 करने होंगे। और वो कितने मार्क्स के होंगे? 7.5 नंबर के, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना?
कि पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर पहला प्रश्न जो होगा उसमें से प्रतीक दिए हुए होंगे और उन प्रतीकों में से 10 प्रतीक होंगे। 10 में से तुम्हें कितने करने हैं? 5 करने हैं। और 5 कितने मार्क्स के आएंगे? 7.5 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद तुम्हारा है इसी का दूसरा मतलब पार्ट। जैसे पहले क्वेश्चन का ये ए पार्ट हो गया और पहले क्वेश्चन का दूसरा यानी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या होगा? तुम्हारे भौतिक भूगोल में तो क्या होगा? एक शब्द दे दिया, कोई भी एक शब्द दे दिया, जैसे अपनति दे दी, दूसरा अभिनति दे दी, अभिनति दे दी। तो ये होता क्या है इसके बारे में तुम्हें 2 लाइनें लिखनी है, या 20 शब्द है, 15 या 20 शब्द के अंदर तुम्हें क्या है इसके बारे में बताना है कि अपनति और अभिनीति होती क्या है। अपनति का मतलब क्या होता है कि स्थल भाग का वो हिस्सा जो उठा हुआ है, ठीक है, वो क्या है आपका अपनति। और धसा हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है? अभिनति। तो इसके बारे में जैसे ये शब्द लिख दिया, ये तुम्हारे इस अकॉर्डिंग क्या है 10 तुम्हें ये ऐसे शब्द मिलेंगे। और इन 10 में से क्या है तुम्हें, जैसे सहारा मरुस्थल दे दिया, इस तरीके से कोई भी 10 शब्द देंगे और उन 10 शब्द में से तुम्हें क्या है 5 करने हैं और वो ही तुम्हें क्या है 7.5 मार्क्स का होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि पहला क्वेश्चन आएगा और पहले क्वेश्चन में पहले तो तुम्हें क्या है वर्ल्ड का मैप देंगे, किसके अंदर? भौतिक भूगोल में, जब तुम्हारा एग्जाम होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या है वर्ल्ड का मैप मिलेगा, विश्व का मानचित्र मिलेगा, उसमें तुम्हारे 10 प्रतीक होंगे और 10 में से तुम्हें 5 करने होंगे। वो मैं आपको आगे समझा दूंगी, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी उसमें जो भी आते जाएंगे, जैसे घास के मैदान हैं, कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, ये सारी चीजें मैं तुम्हें मैप से समझाती जाऊंगी। फिर उसके बाद में 7.5 नंबर का बी जो मतलब क्वेश्चन है उसके अंदर 10 इसी तरीके से शब्द दिए जाएंगे और उसी में से क्या करना होगा तुम्हें, वो शब्द जो तुम्हें अच्छे से लिखने आए 15 से 20 शब्द लिखने हैं और वो भी आपका कितने का होगा 7.5 नंबर का होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या है सबके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, आपका खंड या सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से पहले सेक्शन में से जैसे हिंदी में ए खंड, ठीक है, और इसमें क्या है 3 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही तुम्हारा ब खंड, इसमें भी तुम्हारे 3 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही तुम्हारे सी खंड, इसमें भी तुम्हारे कितने हैं 3 प्रश्न आएंगे। तो 3 कितने हो गए 9 हो गए और पहला जो क्वेश्चन था वो 10वां। इस तरीके से ये तुम्हारा पेपर का पैटर्न है, इस तरीके से तुम्हारा पेपर आएगा एग्जाम का। ये शुरुआत में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे क्या है फिर ये जो क्वेश्चन है तुम लोगों को करने। इसलिए सबसे पहले कि पेपर किस तरीके से आता है, क्योंकि तुम्हें 12th में किस तरीके से पेपर आता था उससे थोड़ा अलग है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें पेपर की नॉलेज दी जा रही है कि किस तरीके से तुम्हें पेपर करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो है ये पूरा सिस्टम है, ये तुम्हारा क्या है भारत राजस्थान के भूगोल में भी लागू है और भौतिक भूगोल में भी लागू है, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ राजस्थान के भूगोल में, जो सेकंड बुक जो है तुम्हारी राजस्थान के भूगोल में क्या है तुम्हारा जो मानचित्र के साथ में बी जो पॉइंट आता है क्वेश्चन का, उसमें तुम्हें क्या है कोई शब्द दिए हुए, जैसे मैंने तुम्हें कहा था सहारा मरुस्थल है, उसी अकॉर्डिंग क्या है उसकी भौतिक भूगोल में तो क्या है तुम्हारे एक शब्द दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 15 से 20 शब्द वाले जो लिखने। और राजस्थान के भूगोल में क्या होगा न्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे A, B,
सी डी। इस तरीके से जो तुम्हारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि एक जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन में से तुम्हें कौन सा है वो सही लग रहा है, ए बी सी। जैसे तुम लोगों ने 12th तक एग्जाम दिए तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बोले जाते हैं वो राजस्थान के भूगोल में आएंगे। इसके अंदर तुम्हारा कोई शब्द होगा वो नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट पेपर में है वो तुम्हारे शब्द के अकॉर्डिंग तुम्हें 15 से 20 शब्द लिखने, कोई भी एक शब्द दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन राजस्थान के भूगोल में जो ये क्वेश्चन आता है वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव आएगा, ना कि एक शब्द के अकॉर्डिंग। पेपर समझ में आ गया। फिर उसके बाद में क्या बचता है तुम्हारा 50 नंबर का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होगा, क्या क्या आता है प्रैक्टिकल में, तुम्हें फाइल बनवाई जाती है, ठीक है, फाइल आएगी। फिर तुम्हारा क्या है, एक क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन या फील्ड वर्क, ठीक है। कोई भी एक मतलब कॉलेज का हो गया, कॉलेज का जो गार्डन होता है वहां पे जाके तुम्हें कोई भी तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है प्रैक्टिकल दिए हुए होंगे और वहां जाके जैसे फर्स्ट ईयर में तुम्हारे टेप एंड चेन सर्वे का तुम्हारे प्रैक्टिकल लागू है तो वो वहां जाके तुम लोगों को सिखा दूंगी मैं। जिस तरीके से तुम्हारा सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करा दूंगी। तो पहले तुम्हारे क्या है, फाइल बनना है, क्षेत्रीय अध्ययन की किसी भी एक क्षेत्र का अध्ययन करना है कि वहां पे जाके कितनी दूरी पे मतलब कोई एक गार्डन होता है, उस गार्डन में क्या है कितनी दूरी पे कोई मंदिर आ रहा है, कितनी दूरी पे क्या है तुम्हारे मतलब दीवार आ रही है, कितनी दूरी पे क्या है कोई भी एक खंबा है। तो इस तरीके से क्या है कितनी दूरी, जो दूरी है वो नाप के अपन क्या है उस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। और उसी के साथ साथ में तुम्हारा क्या होगा, वाइवा होगा, जो तुम्हारा क्या किसमें से पूछा जाएगा, फाइल और तुम्हारा जो वर्क होगा, फील्ड वर्क होगा, उसके अंदर से तुम्हारे वाइवा पूछे जाएंगे। और उसी के साथ क्या है तुम्हारा एक क्वेश्चन पेपर होगा, रिटन वर्क, जिसके अंदर तुम्हें 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक है, 3 प्रश्न करने होंगे। और 3 प्रश्न, ये सारी जो चीजें हैं ये तुम्हारे क्या है प्रैक्टिकल से संबंधित है। पहला तुम्हारा फाइल है, दूसरा तुम्हारा एक फील्ड वर्क है, उसके बाद में तुम्हारा वाइवा है, उसके बाद तुम्हारा क्या है 3 क्वेश्चन आएंगे जो प्रैक्टिकल में तुम्हें रिटर्न में जैसे एग्जाम देते हो वैसे ही। तो इस तरीके से 50 नंबर का तुम्हारा क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। पेपर से संबंधित ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं अपन टॉपिक पे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, फिर से बता देना, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भौतिक भूगोल। अपना भौतिक भूगोल फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर के अंदर भौतिक भूगोल अपना फर्स्ट पार्ट है। इसकी शुरुआत करने से पहले अपन सबसे पहले भौतिक भूगोल, अब भूगोल है वो क्या है, सबसे पहले भूगोल के बारे में अपन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि भूगोल होता क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है, क्या होता है भूगोल। तो सबसे पहले क्या है, भूगोल शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जी ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूभाग, ठीक है, पृथ्वी या भूभाग। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। बहुत छोटी सी बात है, ये तुम्हें 6 से लेकर 12 तक तुम लोग पढ़ के आए हो कि भूगोल आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं अपन भूगोल। तो सबसे पहले पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूभाग, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन करना। तो क्या मतलब हुआ, अध्ययन करना। तो दोनों को मिलाकर अगर अपन पढ़ते हैं तो क्या हुआ, पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी
का या भूतल का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। समझ गए इतनी बात कि भूगोल में अपन क्या है, मतलब पूरी पृथ्वी, भूगोल के अंदर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर अपन को जो भी दिखाई दे रहा है, जो अपन को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले भूगोल का जो अध्ययन है वो सबसे पहले जो भूगोल का मतलब भूगोल शब्द है वो किसने दिया? इरेटस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसको भूगोल का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि एक छोटी सी बात है कि भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले अपन को क्या है, भूगोल की जानकारी लेना जरूरी है। जिसके अंदर भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी में इसे भूगोल कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी के लिए कह सकते हैं कि अंग्रेजी के शब्द ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूभाग और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। इसलिए संपूर्ण अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो पृथ्वी या पृथ्वी भूतल का अध्ययन, यानी संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल का अर्थ समझ में आ गया। अब अपन क्या है, भूगोल का थोड़ा सा कुछ और पढ़ा देते हैं कि भूगोल है, भूगोल के लिए कहा गया है कि भूगोल को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, भूगोल के दो हिस्से कौन से? भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल किसे कहते हैं? यानी कि भौतिक भूगोल के लिए कहा गया है कि पृथ्वी के ऊपर जो अपन को चारों तरफ दिखाई देने वाली चीजें होती हैं वो किसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं? भौतिक भूगोल के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। इसके अंदर सबसे पहले भू आकृति विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। भू आकृति विज्ञान मतलब भू आकृति विज्ञान, यानी कि भू का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, आकृति का मतलब होता है शेप। विज्ञान की भू आकृति यानी कि भूमि के ऊपर अनेक प्रकार के स्थलाकृतियां अपन को दिखाई देती हैं। जैसे मान लो अपन कहीं भी खड़े होके देखते हैं तो कहीं पे पर्वत दिखते हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे गर्त हैं, खड्डे हैं, कहीं पे झील है, कहीं पे नदियां हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं? भू आकृति विज्ञान के अंदर। दूसरा है तुम्हारा क्या आएगा इसके अंदर? भू आकृति विज्ञान के बाद में जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, जलवायु यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितना भी क्या है जलवायु की जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर संपूर्ण तुम्हारा जो समुद्री ओशियोग्राफी है उसको सम्मिलित किया जाता है। या तुम्हारा क्या है इसके साथ साथ में मतलब वायु की, मतलब वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हल्की होती हैं, कौन सी भारी होती हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर? जलवायु विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। फिर आता है तुम्हारा मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर सबसे पहले अधिवास। अधिवास भूगोल। भौतिक का मतलब होता है नेचर, यानी नेचर जो अपन को चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो क्या है? भौतिक ही तो है। तो क्या है, सिर्फ इसके अंदर भौतिक भूगोल में तो भौतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में क्या है?
भौतिक से संबंध, भौतिक को लेकर साथ में जो मानव के लिए उपयोगी हुए हैं, जिस तरीके से मानव जिनको बनाता है, मानव और भौतिक भूगोल, इन दोनों का सम्मिलित अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? मानव भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता है कि मानव परस्पर मतलब भौतिक चीजों का और मानव के द्वारा जो निर्माण की जाती है, इन दोनों का अंतर संबंध के साथ में मानव भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। जैसे अधिवास भूगोल, अधिवास का मतलब होता है क्या? घर या मकान कि कौन कौन सी, इसके भी दो पार्ट होते हैं, नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल। ठीक है, फिर क्या है, ये दो पार्ट में है अधिवास भूगोल, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, नगरीय भूगोल और नगरीय और ग्रामीण। उसके साथ में जैसे सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, उसी के साथ में जैसे आर्थिक भूगोल, और परिवहन भूगोल। इस तरीके से क्या है, जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं, जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, मानव भूगोल मतलब नाम से पता चल रहा है, जिनका निर्माण, जैसे परिवहन का निर्माण कौन करता है? मानव के द्वारा किया जाता है। कोई भी पुल बनाना है परिवहन के लिए, जैसे सड़क का निर्माण करना, पटरी का निर्माण करना है, तो ये सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? परिवहन, मानव के द्वारा किए जाते हैं। तो ये सारे क्या है? परिवहन से संबंधित। सामाजिक भूगोल मतलब समाज में रहते हुए और भौतिक कारकों के संबंध में आकर, यानी कि दोनों का अंतर संबंध, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों का अंतर संबंध क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो इस तरीके से क्या है, अपन मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं कि मानव भूगोल यानी कि भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जो नेचर, जो अपन को चारों दिखाई दे रहा है, जो मतलब प्रकृति ने अपन को दिया है, जिसके अंदर अनेक प्रकार की स्थलाकृति को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अनेक प्रकार की जलवायु को सम्मिलित किया गया है। जलवायु में जैसे मान लो आ जाएगा आपका तापमान, आर्द्रता, वर्षा। ठीक है, तो ये सारे क्या है? चक्रवात। ये सारे क्या है? जलवायु विज्ञान के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किसी भी क्षेत्र का तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु दाब है, ताप है, ये सारे क्या है? जलवायु विज्ञान के अंदर अपन सम्मिलित करते हैं। इसी के साथ में क्या है? समुद्र विज्ञान, समुद्री विज्ञान। ठीक है, समुद्री विज्ञान में जितने समुद्री विज्ञान के अंदर जितने भी तुम्हारे महासागर हैं, सागर हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। सागर, महासागर, ठीक है, इनको सम्मिलित किया जाता है कि कौन कौन से महासागर है, कौन कौन से सागर, कौन से महासागर हैं, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? समुद्री विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो इस तरीके से भूगोल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? दो हिस्सों में। और इनको अपन क्या है? अलग अलग मतलब जैसे तुम लोग भौतिक भूगोल तो किस में पढ़ोगे? फर्स्ट ईयर में, और मानव भूगोल है तुम्हारे सेकेंड ईयर में चलेगा। तो इस तरीके से क्या है, अगर जैसे मान लो भौतिक भूगोल अगर अपन पढ़ते हैं और मानव भूगोल अगर नहीं पढ़ते हैं इसी का पार्ट, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि मानव के द्वारा ही क्या है? भौतिक चीजों को काम में लिया जाता है, या कि दोनों का अंतर संबंध है। अगर एक दूसरे, ये क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, क्योंकि अगर भौतिक ही रहेगा और मानव इन भौतिक चीजों को काम में नहीं लेगा तो इनका कोई अर्थ या महत्व नहीं है। इसी के साथ में क्या है? भौतिक भूगोल के अंदर और जैसे मृदा भूगोल है, कृषि है,
ठीक है। तो ये सारे क्या है, मृदा भूगोल है, कृषि भूगोल है कि किस क्षेत्र की मृदा है वो किस मतलब कौन कौन से इसके अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं, किस क्षेत्र की जलवायु, किस क्षेत्र की मृदा के लिए कौन से अनाज हैं वो उत्पादित किए जा सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन है अपन किसके अंदर करते हैं, भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या है, भूगोल का अर्थ और भूगोल के लिए भूगोल को दो भागों में बांटा गया। अब अपना टॉपिक आता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के लिए भौतिक भूगोल के क्या है, दो उपागम माने गए हैं। ठीक है, दो उपागम है। पहला है आपका क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा है आपका प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। अब भौतिक भूगोल को क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो तुम्हारा क्रमबद्ध भूगोल, एक है तुम्हारा क्या है, प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल को क्या है, सिस्टमेटिक, यानी कि क्रम और बद्ध नाम से पता चल रहा है कि कोई भी एक कारक जो विश्व को लेकर चलता है। जैसे कोई एक कारक, जैसे मान लो जलवायु हो गई, ठीक है। जलवायु के बारे में अगर अपन को पढ़ना है विश्व के संदर्भ में, तो क्या है, विश्व में क्या आता है, सबसे पहले वर्ल्ड जो ग्लोब है वो क्या है, विश्व की को लेकर चलते हैं। विश्व के अंदर क्या आते हैं, आपके महाद्वीप आते हैं, ठीक है, महासागर आते हैं। फिर उसके बाद में महाद्वीपों के बाद में देश आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन सब की क्या है, एक क्रमबद्ध रूप में, कि जैसे मान लो जलवायु, तापमान, यानी कि एक कारक को लेके विश्व में एक, जैसे आपका हो गया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जलवायु कैसी पाई जाती है। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में जलवायु कैसी है। फिर उसके बाद में यूरोप है, यूरोप के, इस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर जलवायु कोई भी एक कारक, यानी कि क्रमबद्ध, उसका एक क्रम के रूप में एक ही कारक लेकर चलते हैं और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। और ये विश्व के संदर्भ में, ठीक है, विश्व के संदर्भ में महाद्वीप आते हैं, फिर देश आते हैं, फिर तुम्हारे देश के बाद में राज्य आते हैं, राज्य के बाद में जैसे आपके क्या आ जाते हैं, राज्य के बाद में जैसे तुम्हारे जिले आ जाते हैं। तो हर एक क्षेत्र को लेकर हर एक महाद्वीप के अंदर एक कारक को लेकर चलना ही क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। ऐसे ही तुम्हारा क्या है, प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, प्रादेशिक का नाम से पता चल रहा है एक प्रदेश विशेष। जैसे मान लो राजस्थान ले लिया, राजस्थान एक प्रदेश ले लिया, एक राजस्थान ले लिया। राजस्थान में क्या है, उसके बारे में सब पढ़ना है, जैसे तापमान, जलवायु, मृदा, कृषि, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग कारक हो गए, लेकिन क्या है, प्रदेश एक है और उनका सबका वर्णन करना ही क्या है, तुम्हारा प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। यानी कि एक प्रदेश विशेष के अंदर अनेक कारकों को लेकर चलना, उनकी विशेषताओं को पढ़ना क्या है, प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। दोनों चीजें समझ में आ गई कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल किसके उपागम है, किसकी शाखा है, ये शाखा या उपागम, ठीक है, शाखा या उपागम। तो इस तरीके से क्या है, तुम्हारे पहले कोई भी राजस्थान ले लिया या भारत ले लिया, तो भारत की भी ये चीजें, तापमान, जलवायु, मृदा, कृषि, वर्षा,
मानसून, ये जो क्या है हर क्षेत्र के हर क्षेत्र के ये जो कारक हैं अपन एक साथ में पढ़ते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। तो इस तरीके से क्या है, प्रादेशिक भूगोल की शाखा या उपागम 2 होते हैं। अब सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल का जनक और प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है। यानी कि अगर अपन अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले क्रमबद्ध भूगोल का जनक या क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। क्रमबद्ध भूगोल का पिता प्राचीन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम्हारे न्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें तुम्हें पूछा जा सकता है कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता या जनक किसे माना जाता है। तो क्या आएगा तुम्हारा किसे माना जाता है, इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, प्राचीन भूगोल के पिता, प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता किसे माना जाता है, इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का जनक या पिता, ठीक है, किसे माना गया है, हम्बोल्ट को। ठीक है, हम्बोल्ट का पूरा नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इसका एक ग्रंथ है, इसने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या है, तुम्हारे न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉसमॉस। न्यू टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो ये पूछ लिया कि आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो इरेटोस्थेनीज तो क्या है, प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना गया है, और आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे माना गया है, हम्बोल्ट को। और इनका एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो तुम्हारे लगभग न्यू टाइप में आते हैं ये क्वेश्चन, कॉसमॉस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद है तुम्हारा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का जनक है, वो किसे कहा जाता है, प्रादेशिक भूगोल का प्राचीन मतलब प्रादेशिक भूगोल का प्राचीन जनक या पिता किसे माना गया है, हेकेटियस। ठीक है, और आधुनिक किसे माना गया है, कार्ल रिटर। इतनी बात याद रहेगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तुम्हारे न्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए तुम लोगों को बता रही हूँ कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का जनक तो किसे माना गया है, इरेटोस्थेनीज को, और आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे माना गया है, वो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का। हम्बोल्ट का एक क्या है, ग्रंथ है, इसको किस नाम से जाना जाता है, कॉसमॉस, और इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में तुम्हारा प्रादेशिक भूगोल की एक प्रदेश विशेष को लेकर चलते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। उसके अंदर अनेक कारकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। इसके अंदर प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के जनक हेकेटियस महोदय हैं, और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जनक कार्ल रिटर को माना गया है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल का अर्थ समझ में आ गया। अब है अपन इसका
भौतिक भूगोल का अर्थ व विषय क्षेत्र। तुम्हारे इसके अंदर बड़ा एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, जिसमें पूछा जाता है कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल का अर्थ बताते हुए उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भौतिक भूगोल का अर्थ मैंने तुम लोगों को बता दिया है, और इसकी भौतिक भूगोल की परिभाषाएं होती हैं वो अलग अलग राइटर ने दी है। जैसे कांट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक भौतिक भूगोल की परिभाषा दी, या कह सकते हैं कि भूगोल की परिभाषा दी। इसमें उन्होंने कहा कि भूगोल है वो एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है, और उस विषय को लेकर अपन क्या है, अगर भौतिक भूगोल को अगर अपन साथ में लेकर चलते हैं और उसी को क्या है मानव अपना गृह या निवास के रूप में गृह माना गया है। किसको? भूगोल को एक मतलब अपना घर समझता है, और उस घर में रहते हुए अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से कांट महोदय ने इस तरीके से अलग अलग राइटर ने क्या है भौतिक भूगोल की परिभाषा दी है कि जो अपन को चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, नदियां हैं, झील है, इस तरीके से जो अपन को नेचर के अकॉर्डिंग अपन को मिला है, जो नेचर से मिला है, जो प्रकृति से अपन को मिला है, वो क्या है भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल और भूगोल के अंदर क्या है, पृथ्वी के ऊपर कौन निवास करता है, मनुष्य निवास करता है। तो इस तरीके से दोनों का सम्मिलित रूप, जैसे भौतिक यानी प्रकृति प्लस मानव, ठीक है, इन दोनों का अंतर संबंध, दोनों के जो कार्य होते हैं, जो मानव के द्वारा किए जाते हैं और प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, इन दोनों का सम्मिलित अध्ययन, दोनों का अंतर संबंध, ये क्या कहलाता है, तुम्हारा भौतिक भूगोल कहलाता है। कि अनेक प्रकार की प्रकृति, नेचर, इनका अध्ययन भूगोल के द्वारा जो किया जाता है वो क्या है, एक सम्मिलित रूप जो माना गया है, और उसका अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। अब इसके अंदर विषय क्षेत्र में अपन पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में, यानी कि भौतिक भूगोल है उसको कितने हिस्सों में बांटा है, भौतिक भूगोल के अंदर क्या है, 4 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है वायुमंडल, चौथा है जलमंडल, और 5वां है आपका जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल। इस तरीके से भौतिक भूगोल के अंदर क्या है, भौतिक भूगोल को 4 हिस्सों में बांटा गया है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल के अंदर क्या है, 3 श्रेणियों को रखा गया है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी, प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। अब सबसे पहले क्या है, प्राथमिक श्रेणी। प्राथमिक श्रेणी के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है, पहले तो क्या है, स्थल मंडल होता क्या है। स्थल मंडल क्या होता है, एक ठोस भूभाग होता है कि मतलब जिसके ऊपर क्या है, मनुष्य निवास करता है, हर वो कार्य करता है। स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी का ऐसा ठोस भाग जिसके ऊपर मनुष्य निवास करता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसके ऊपर क्या है, हर वो कार्य संभव है। अब प्रथम श्रेणी के अंदर किसको सम्मिलित किया गया है, महाद्वीप,
महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप और महासागर दो चीजों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि स्थल भाग के ऊपर क्या है, जो पृथ्वी का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा जो माना गया है वो क्या है, उसके ऊपर महाद्वीप और महासागर है। वो किस अकॉर्डिंग बने उनका अध्ययन अपन आगे करेंगे कि कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने। तो इनका अध्ययन किस में किया जाता है, स्थल मंडल के अंदर किया जाता है। दूसरा आपका आता है द्वितीयक श्रेणी। द्वितीयक श्रेणी में क्या आते हैं, पर्वत, पठार, झील, ठीक है, पर्वत, पठार, झील, गर्त, ये सारे किस में आते हैं, द्वितीयक श्रेणी के अंदर। इन सब का अध्ययन है अपन आगे जैसे जैसे अपना सिलेबस आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते जाएंगे। तो प्राथमिक श्रेणी के अंदर स्थल मंडल को तीन हिस्सों में बांटा गया है। जैसे प्राथमिक श्रेणी में महाद्वीप है, महासागर, द्वितीयक श्रेणी में पर्वत, पठार, झील, गर्त, ठीक है। और तृतीयक श्रेणी में क्या है, अपक्षय, अपरदन, जमाव, निक्षेपण, ठीक है, इन सबको सम्मिलित किया गया है। तो अपरदन, अपक्षय, जमाव, निक्षेपण ये होते क्या है, इनके बारे में। अपरदन का मतलब होता है जैसे तृतीयक श्रेणी के अंदर जैसे मतलब जो ये पर्वत, पठार, जो महासागर ये बने हैं, इनका जो बनने का जो कारण है, जैसे मान लो जो महाद्वीप बने हुए हैं, जो महासागर बने हुए हैं, जो पर्वत बने हुए हैं, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। इनके ऊपर अपक्षय, अपरदन का जो कारक हैं, ये क्या है, प्रभाव डालते रहते हैं। कि जैसे मान लो अपक्षय का मतलब होता है कि जो चट्टाने होते हैं, पर्वतीय भाग जो होते हैं, जो चट्टाने होती हैं, वो क्या है, सूर्य के ताप के कारण क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। फैलने के कारण इनके अंदर ये लगातार जो क्रिया होती है, मतलब लाखों करोड़ों साल तक ये क्रिया जब होती है, तो क्या है, वो चट्टाने, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, वो टूट कर बिखर जाते हैं। वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अपरदन क्या होता है कि जो अपक्षय जब टूट कर बिखर जाता है, अपने ही स्थान पर जो चट्टान जो होती है टूटकर बिखर जाती है, वो क्या है, किसके द्वारा अपर्दित होती है, पानी के द्वारा। पानी के लिए जैसे अपन कह सकते हैं नदी के द्वारा, हवा के द्वारा या हिमानी के द्वारा, इनके द्वारा क्या होता है, अपरदन होता है। और अपरदन के जो कारक होते हैं, नदी के द्वारा या तुम्हारे मतलब हवा के द्वारा जो मतलब अपरदन हो रहा है, ये किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, तृतीयक श्रेणी। यानी कि जो अपरदन के बाद में एक जगह जो जमाव हो जाता है, निक्षेपण जो हो जाता है, तो ये सारी क्रियाएं हैं वो किसके ऊपर सम्मिलित है, किसके अंदर आती है, स्थल मंडल के अंदर सम्मिलित की जाती है। तो स्थल मंडल समझ में आ गया कि पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें बाद में कि ये नॉर्मल कि भौतिक भूगोल में किस किस को सम्मिलित किया गया है। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी में आते हैं कि ये कैसे बने, किस अकॉर्डिंग बने। और दूसरा तुम्हारा क्या है, द्वितीयक श्रेणी। द्वितीयक श्रेणी में पर्वत, पठार, झील, ये सारी चीजें द्वितीयक श्रेणी में। और तृतीयक श्रेणी यानी कि इसके अंदर अपक्षय, अपरदन और जमाव की क्रिया, यानी कि ये क्रिया हो रही है महाद्वीप और महासागर की, ये किस अकॉर्डिंग हो रही है, क्यों हो रही है, कि इनके बनने का जो कारण है वो कैसे है। तो ये सारे क्या हैं, स्थल मंडल के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आता है तुम्हारा कौन सा, ये समझ में आया। उसके बाद में आता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर अगर अपन बात करते हैं वायुमंडल की, तो वायु नाम से पता चल रहा है कि वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की गैसें
जिसके अंदर तुम्हारी ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आती है, हीलियम भी आती है, हाइड्रोजन भी आती है। ये सारी क्या है, जितनी भी गैसें जो हैं वो किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, वायुमंडल के अंदर पढ़ेंगे और इनका वर्णन करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी ऊंचाई तक मिलती है, नाइट्रोजन है कितनी ऊंचाई तक मिलती है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारे क्या है वायुमंडल के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है तुम्हारा जलमंडल। जलमंडल के अंदर क्या है तुम्हारा सागर, महासागर, ठीक है, जो संधि है, ये सारी चीजें क्या है जलमंडल के अंदर पढ़ेंगे कि महासागर है वो कितने हैं, तुम्हारे 5 महासागर हैं, महासागर है, सागर है वो तो अनेक है। तो इस तरीके से जलमंडल, ये सारी चीजें हैं किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। और फिर आपका क्या आता है जैव मंडल। जैव मंडल, जैव का मतलब होता है जो अपनी क्रियाएं करता है, जिसके अंदर अपन क्या है छोटे से जीव से लेकर एक बड़े मनुष्य या बड़े जानवर तक क्या है जैव मंडल, जिसके अंदर श्वसन क्रिया हो रही है, उस जैव मंडल के अंदर क्या है मनुष्य और जीव जंतु जो पक्षी हैं उन सब का अध्ययन क्या है जैव मंडल में किया जाता है। अब आगे मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लो पृथ्वी है, मतलब पर्वत और पठार है, इन जो स्थल भाग के ऊपर इनका निर्माण है वो कैसे हुआ। जैसे मान लो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो पृथ्वी का जो विकास है, पृथ्वी है वो जब बनी है तो 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, आज की नहीं है, बहुत करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो अपन क्या है इसका अध्ययन किस तरीके से, कि मतलब पहले जब इसका विकास हुआ था तो ये कैसे बनी। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सूर्य से जो निकलने वाला जो पदार्थ है, गर्म पदार्थ है, वो आकर एक जगह इकट्ठा हो गया था। और इकट्ठा होने के कारण क्या हुआ कि जैसे जैसे ये एक जगह इकट्ठा हुआ तो सूर्य से आने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है गर्म होता है। और जैसे ही धीरे धीरे वो मतलब अलग हो गया, अलग होने से क्या है धीरे धीरे ये क्या हो गया, पहले तो गर्म था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गर्म होने के साथ साथ, यानी कि पृथ्वी को अपन वैज्ञानिकों ने या पृथ्वी के लिए कहा जाता है कि एक संतरा के समान या नारंगी के समान माना जाता है, नारंगी के समान माना गया है या गेंद के समान माना गया है, ठीक है। तो एक पृथ्वी है उसके लिए कहा गया कि सूर्य से निकलने वाला पदार्थ था और वो आके जब गिरा तो ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, ठंडा होने लग गया। और ठंडा होने से क्या हुआ कि जैसे मान लो ये जो परत होती है जिस तरीके से ये ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद में जिस तरीके से संतरा होती है, उस संतरे का जो छिलका होता है ऊपर का, वैसे ही अगर अपन समझते हैं, एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि जैसे एक संतरा होती है तो संतरे का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी को अपन क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो अगले टॉपिक में तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा एक बार तुम लोग ऐसे ही समझ लो कि पृथ्वी का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ कि सूर्य से आने वाला पदार्थ था वो जैसे ही मतलब गिरा तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लग गया और उसको पृथ्वी को क्या है एक संतरा एक नारंगी के समान माना गया है कि जैसे ही ये क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे ठंडा होने लग गया तो क्या है इसमें परतें बनने लगी। जैसे ही क्या है ऊपर से, जैसे मान लो पहले ऊपरी परत है वो ठंडी होगी तो क्या है ऊपर की एक परपटी बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि पृथ्वी के ऊपर क्या है परतें बनती गई, ठीक है, कि जिस तरीके से क्या है जैसे ही धीरे धीरे ठंडी होने लगी, पहले तो क्या है था ये एक आग का गोला समझा गया, लेकिन जैसे ही मतलब सूर्य से अलग हुआ तो इसमें क्या है भाप बनी,
ठीक है, भाप बनने से ये भाप बनी और भाप के लिए कहा गया। तो ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने से ये क्या हो गया कि कोई भी पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, जब वो फैलता है, ठंडा होता है, तो फिर वो क्या आ जाता है, कठोर अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ठोस जो भूभाग है, ये जो भूभाग है ये कितना है, 30 से 35 किलोमीटर। और इस 30 से 35 किलोमीटर के अंदर ही आपका क्या माना गया है, स्थल मंडल माना गया है, स्थल मंडल। और इसी स्थल मंडल के अंदर क्या हुआ कि कई कई जगह, जैसे मान लो स्थल मंडल के अंदर कहा गया कि आपका क्या बना, स्थल मंडल के अंदर क्या बना कि कहीं कहीं तो गर्त है, कि कहीं तो ये क्या है, गड्ढे बन गए, यानी कि कहीं तो क्या है, ये उभरी हुई स्थिति में दिखाई दे रहा है, और कहीं पे क्या है, गर्त है। तो ये जो स्थल मंडल है इसकी मोटाई तो कितनी मानी गई, 30 से 35 किलोमीटर। और इसके ऊपरी भाग को कहा क्या गया, भूपर्पटी या क्रस्ट। ये किसकी बात चल रही है, स्थल मंडल की। स्थल मंडल के लिए कहा गया कि स्थल मंडल का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ। पहले एक आग का गोला थी या एक पदार्थ था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के कारण जो मतलब ठंडा हुआ, और ठंडा होने के कारण जो ऊपर की जो परत है वो सिकुड़ने लग गई। ठीक है, सिकुड़ने लग गई तो क्या हुआ, जब जैसे कहा जाता है कि आगे जब और पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा कि जो चट्टाने जो तुम्हारी प्लेट्स जो होती हैं वो टकराती हैं, कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो पहले पूरा गोल था, और जैसे जैसे सिकुड़ेगा तो ये छोटा होगा या तनाव पड़ेगा, और तनाव पड़ने से क्या हुआ, गर्त बन गए। और जो जैसे मान लो मतलब तनाव हुआ तो क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, मोड़ पड़ गए। ठीक है, तो मोड़ पड़ने से जहां पे थोड़ा ऊपर उठ गया वो भाग तो क्या कहलाया, अपनति। अपनति। और जो नीचे धस गया वो क्या कहलाया, अभिनति। ठीक है, अभिनति। ऊपर वाले हिस्से को क्या कह दिया गया, महाद्वीप। ठीक है, और नीचे जो धस गया उसे क्या कह दिया गया, महासागर। महासागर किस अकॉर्डिंग, कि जैसे ही धीरे धीरे ठंडा हुआ, कि ठंडा होने के साथ साथ में यहाँ पे भाप बनी, भाप बन के ऊपर मतलब ऊपर गई, और ऊपर बनने से धूल कण, इस अकॉर्डिंग क्या है, बादलों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, बहुत साल, बहुत लाखों समय लगे इसको बनने की क्रिया में। तो ये जो वाष्प बनी, और वाष्प बनने से बादल बने, बादल बनने के कारण क्या बना, ये तुम्हारे फिर से बादलों के कारण क्या बना, मतलब पानी बरसात हुई, और जो ये गड्ढे थे ये क्या भर गए, पानी से भर गए। तो इन्हें क्या कहा गया, महासागर कहा गया। और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा था वो क्या कहलाया, महाद्वीप कहलाया। और जो इस तरीके से कि प्रथम श्रेणी के अंदर अपन किसको रखते हैं, कि ये जो पार्ट है आपका 30 से 35 किलोमीटर वाला, इसके अंदर आपका क्या आता है, आपका महाद्वीप और महासागर, इसको सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इस पार्ट को क्या है, इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है प्रथम श्रेणी के, जो मतलब प्रथम श्रेणी के कारक हैं, जो मतलब पर्वत, जो तुम्हारे महाद्वीप और महासागर बने। फिर इन्हीं का जो ये वाष्प बनी है, ये जो मतलब कण थे वो क्या है, चारों तरफ फैल गए। ठीक है, चारों तरफ फैल गए, लेकिन फैलने के साथ साथ पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये क्या है, एक जगह स्थिर ना होकर ये क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग गए। तो इसको किसके अंदर सम्मिलित किया गया, वायुमंडल। इसको क्या कह दिया गया, वायुमंडल। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका क्या कहलाया, स्थल मंडल। और इसके आसपास जो ये मतलब वायु फैल गई और चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ फैल गई, और इसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल था, जो चारों तरफ घूमती रही। ये तुम्हारा क्या आ गई, वायुमंडल आ गया। और जल मंडल तुम्हारा महासागर वाला हो गया। और ये जो जैव मंडल है, इन यानी कि इस संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या रहता है, तुम्हारा
जैव मंडल रहता है या जैव मंडल निवास करता है, कि यानी कि एक छोटे से जीव से लेकर मनुष्य या बड़े जीव जंतु हैं उनको किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, जैव मंडल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में किस किस को सम्मिलित किया गया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, यानी कि इन संपूर्ण मंडल को किसके अंदर सम्मिलित किया गया, 4 मंडलों को सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से इसके विषय क्षेत्र को अपन पढ़ा। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा चैप्टर कि किस तरीके से अपन इसके विषय क्षेत्र को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे कल पढ़ाएंगे।